और जो संवाद हो रहा है वो संवाद भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि इस तरह के संवाद होते रहने चाहिए। कल सज्जन जी की बात मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिना एजेंडे के भी बहुत सारा एजेंडा बोल दिए, है ना। तो आदमी कई बार यही चक्कर चल रहा है ना अभी। आदमी बोलता है मैं बिना एजेंडे की बात करूँगा, लेकिन आ जाता एजेंडे पे और कई सारे एजेंडे छोड़ देता है और फिर बोलता मैंने एजेंडा कहाँ रखा, वो तो बाकी है। तो ये मजाक वाली बात छोड़ी बाजू में रख देते हैं, लेकिन कई सारे इम्पोर्टेंट सवाल और बातें और तथ्य इस बहाने से सामने आए और हमको उनको एड्रेस करना चाहिए। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो उसकी एक बात कर लूँगा। एरिक हॉब्सबॉम नाम के इतिहासकार हैं और 21वीं सदी के इतिहास संदर्भ में वो एक जगह लिखते हैं कि अभी के दौर में लोगों को अपने भूतकाल को समझने में उतनी रुचि नहीं है जितनी वर्तमान में रहकर अपने दृष्टिकोण से भूतकाल को कंस्ट्रक्ट करने में। तो जो पोस्ट ट्रूथ की बात कर रहे हैं वही। तो हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी हिस्टोरिकल माइथोलॉजी, ये शब्द है उनका, कि हिस्टोरिकल माइथोलॉजी हावी होती जा रही और उसमें फिर हमारा असली इतिहास क्या है वो कहीं छूट जाता है। तो जिस वैज्ञानिक और साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो उसी दिशा में जाता है। तो ये दौर वो है। तो इतिहासकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हिस्टोरिकल माइथोलॉजी से इतिहास को बचाए, ठीक है। उसी तरह से अभी का जो विज्ञान का दौर चल रहा है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित हो, विकसित हो, इसकी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की और समाजशास्त्रियों की और हमारे समाज की ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आधा अधूरा लेकर बहुत सारी चीज़ें फेंकी जा रही है, ठीक है। उससे हमको बचना होगा। ये एक पक्ष हो गया। दूसरी बात यह है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं वो स्थापित मान्यताएं टूट रही है, जिसके कारण ये भी होता है। मतलब ये निगेटिव रिएक्शन इस तरह से आती है माइथोलॉजी के रूप में आधुनिक संदर्भ में। तो जो स्थापित मान्यताएं जो टूट रही है नए नए वैज्ञानिक शोधों के कारण, जिसका क्वांटम मैकेनिक्स और उसकी बात सज्जन जी कर रहे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर स्थापित मान्यताएं टूट रही तो नई क्या आ रही है उसको तो देखना ही पड़ेगा आपको। उससे आप बच नहीं सकते और बचने की ज़रूरत भी नहीं, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और क्वांटम के सारे जो नए डेवलपमेंट्स है बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें और बहुत कुछ होना है और आने वाले दिनों में और चीज़ें स्पष्ट होती जाएगी। और कल बात करते करते एक बात आ गई कि भाई हम लोग भूत भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान है कहाँ, छूट जाता है ना। तो और इसका फिलॉसफी पर भी एक इम्पैक्ट दिखता है। हमारे यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक कथा है ना, कि बुद्ध अपने भिक्खुआनंद और बाकी सारे शिष्यों के साथ चल रहे थे और उन्होंने अपने एक भिक्खु को कहा, पानी बह रहा था झरने में या नदी में, कि हाथ डाल दिया, आ गया। फिर उसने कहा जा अभी फिर से हाथ पानी में डाल के आ, और डाल के आया। फिर उससे पूछा, पहले जो तूने उस पानी में हाथ डाला था उसी जगह पर और अभी जो तू जाके पानी में हाथ डाल के आया उसी जगह पर, क्या वो एक ही है? तो हो गया कंफ्यूज, क्योंकि जगह तो वही, पानी भी है, बोला हाँ वही उसी जगह पे, लेकिन पानी तो बह रहा है। तो बहते हुए उस किस पानी में तूने हाथ डाला? वो तो पानी नहीं था, वो तो निकल गया। तो दूसरी जगह पे डाला, ऐसा अगर कहूँ तो जगह तो तेरी वही है, हाथ भी वही जा रहा है, तो पानी बदल गया है क्या? तो टोटलिटी में पानी वही है, लेकिन पानी एक जगह पे है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो बह रहा है, उसमें निरंतरता है। तो ये अनित्यतावाद आ जाता है ना। यहाँ से बुद्धिस्ट फिलॉसफी का पूरा अनित्यतावाद खड़ा है। फिर दिग्नाग और धम्मकीर्ति जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफर है, उसको विश्लेषित करते हुए कहते हैं कि ये बह रहा है, निरंतरता है, सब ठीक है, बराबर है,
लेकिन उस क्षण पर जब मैं वहाँ पर हाथ डाल रहा हूँ, वो क्षण परिपूर्ण होता है। चीज़ें निरंतर है, बदलाव में है, लेकिन उस क्षण में जब हाथ डालता हूँ वो क्षण परिपूर्ण होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो वो डुअलिटी वाली बात आ जाती है ना, कि वो उसको उन्होंने क्षणिकवाद के रूप में प्रस्तुत किया है दिगनाग और धम्मकीर्ति के पूरे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो ये जो डुअलिटी वाला कैरेक्टर है, तो डुअलिटी की और भी कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। आज हम लोग डुअलिटी की बात करें कि पार्टिकल के फॉर्म में भी चल रहा है और वेव फॉर्म में भी चल रहा है और उसके इंटरचेंजेबल है। आप जो बोल रहे हो वो इंटरेक्शन कर रहा है सबके साथ, है ना। तो इस प्रवाह को समझते हुए और जिस क्षण को हम पकड़ रहे हैं उस क्षण की परिपूर्णता, हाँ, उसको समझते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये बात हमारे पूरे सोशल साइंस में या पर्यावरण के सारे संदर्भ में भी हमको दिखाई देती है और हमको उसको पकड़ना पड़ता है। तो वर्तमान में जो समाज के भीतर या दुनिया में जो चल रहा है सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर में, वो एक निरंतरता में उसको देखना पड़ेगा, नंबर एक। और अभी का जो पर्टिकुलर जंक्चर है उसकी परिपूर्णता भी देखनी पड़ेगी। तो ट्रंप अगर जाकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले जाता है तो उस पर्टिकुलरिटी को तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन उस पर्टिकुलरिटी को देखते समय ट्रंप इस स्टेज तक कैसे आ पाया, अमेरिका कैसे आ पाया, उसकी जो निरंतरता है दोनों देखनी पड़ेगी। दोनों में से एक पकड़ के चलेंगे तो बात पकड़ में नहीं आती है। तो हमको ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो दुनिया में अभी का जो दौर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 200-250 साल में पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर से जो लोकतंत्र इन्होंने खड़ा किया है ना, अल्टीमेटली हम विश्वास रख रहे इसलिए ये लोकतंत्र है। पहले राजाशाही थी तो राजा पे विश्वास होता था इसलिए राजा का चलता था। तलवार की नोक पर कभी भी सत्ता नहीं चलती, वो तलवार की नोक पर सत्ता इनिशिएट हो सकती है लेकिन कायम हमारी मान्यताओं पर ही होती है। जब लोग मान लेते हैं हाँ भाई सलाम दुआ सलाम करना पड़ेगा राजा को, तब वो सत्ता कायम बनती है। तो जो डेमोक्रेसी 200-250 साल में बनी और उसके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, उन सारी संरचनाओं को वही व्यवस्था नकार रही है जो दिख रहा अभी, है ना। कि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको नहीं मानोगे, डेमोक्रेटिकली कैसे इलेक्शन करना है उसको भी नहीं मानोगे, ठीक है ना। डेमोक्रेसी चलनी चाहिए इसको भी आप नहीं मानोगे और फिर भी कहोगे कि ये डेमोक्रेसी है। यही चल रहा है। और ये भारत जैसे पिछड़े बैकवर्ड देशों में हो रहा है ऐसा नहीं ना। कल तक हम बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का नाटक वगैरह होता है, अब ये नाटक तो अमेरिका में भी तो हो रहा है। ट्रम्प पिछली बार हार गया तो कैपिटल हिल में लोग घुसे ही थे ना, है ना, और उन्होंने दंगा किया ही। अब दोबारा आ गया तो वो सारे खून माफ़ हो गए, जैसे हमारे योगी जी के सारे केसेस माफ़ हो गए सत्ता में आते ही, है ना। तो ये वहाँ भी हो रहा है। तो जहाँ डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लोकतंत्र जहाँ मजबूत है ऐसा माना जाता है, वहाँ भी उसके स्ट्रक्चर्स टूट रहे। तो उसके दो मतलब होते हैं, एक जो चलाने वाले लोग हैं उनको अभी इन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक हो गया। दूसरा मतलब ये हो जाता है कि मानवीय सभ्यता के विकास के क्रम में पूंजीवाद जो आया और पूंजीवाद ने जिस तरह का लोकतंत्र का ढांचा बनाया, उस लोकतंत्र ढांचे का अभी प्रासंगिकता नहीं रही, इसलिए वो टूट रही है जो भी जिस तरह की थी। तो टूटने का क्या मतलब होता है फिर? उस पूरे ढांचे का एक केंद्र बिंदु है व्यक्ति, और व्यक्ति का समाज के साथ का रिश्ता, उसमें व्यक्ति प्रधान है ना। सामंती समाज के भीतर व्यक्ति प्रधान नहीं है, समाज रहता है, इसलिए वो जाति में या वर्गों में बंदिश करके रखा था सामंती व्यवस्था के भीतर। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट रखता है। अब इस इंडिविजुअल की हैसियत खत्म है। अगेन यू हैव टू रिलेट विथ नेचुरल साइंस, जो क्वांटम फिजिक्स में जो बदलाव आ रहे हैं उसके साथ ताड़कर ये सारा चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है।
मतलब ये इसको नज़रअंदाज करके इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो स्ट्रक्चर्स की अभी ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उसके लक्षण अभी दिख रहे हैं, और वो लक्षण दिखने के एक और बड़ा लक्षण क्या दिख रहा है कि 300 350 साल छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 150 साल में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिस तरह का पृथ्वी का परिवेश पर्यावरण का नुकसान कर दिया, उस क्रम में जो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया है ना, और एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की तरफ हमको ले गई पर्यावरण के संदर्भ में, वही कमोबेश आज की तारीख में सारे सोशो कल्चरल फ्रेम में आ चुकी है। शहर कोई भी देख लो, दुनिया का भी, सब शहर एक जैसे, शहरों की अपनी आइडेंटिटी खत्म। आप उदयपुर में जाओ, मुंबई में जाओ या न्यूयॉर्क में जाओ, बात तो वही है। अभी मंजिलों में फ़र्क आ जाएगा, कांचे वही है, मैकडोनल्ड वही है, सब कुछ वही है। ये आ गया, एक मोनोलिथ आ गया, तो हमारी डाइवर्सिटी खत्म। ठीक है, तो डाइवर्सिटी खत्म होने का मतलब ये हो जाता है कि पर्यावरण का जो नुकसान अभी इस व्यवस्था के भीतर हो चुका है, उसको करेक्शन करने का तरीका क्या होगा फिर? तो जो सोचने वाले लोग हैं वही चिंता कर रहे हैं, और जो जनता है वो इसमें लगी हुई है। जो आपका 8वां एजेंडा है ना, उस पर मैं आ रहा हूँ। तो ये रिलेट करके देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आइसोलेशन में कोई भी चीज़ नहीं चल रही है, ये चीज़ें सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, और जुड़ी हुई होते हुए भी अपने एक पर्टिकुलरिटी के साथ है। सरा साहब की राइटिंग में वो दिखता है कि कहाँ यूनिवर्सल होता है, कहाँ पर्टिकुलर होता है, उसकी भी डिबेट है ना। तो पर्टिकुलरिटी और यूनिवर्सलिटी, इसका एक रिश्ता, ये हमको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा फिलोसॉफिकली। ठीक है, और हमारी जितनी भी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग आज तक की थी, उसने अभी के नेचुरल साइंस के विकास ने झंझोड़ दिया है, तोड़ दिया है, और दोबारा फिर से सारी चीज़ों को सोचते रहना पड़ेगा। तो कल हंसते हंसते मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स पे, फिजिक्स पे एक बार चाय पीते पीते 2-3 दिन के लिए बैठना पड़ेगा, कुछ लोगों को बैठना चाहिए। मैं सजेस्ट ही कर रहा हूँ, उस पर ही कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे वाले मामले पे आ जाते हैं। इस बैकग्राउंड पर जितने भी दुनिया भर में लोगों के संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों को देखा जाए, लोग उस लिहाज से संघर्ष कर रहे हैं। हो ये रहा है कि हर समाज के तबके की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन और वहाँ का पर्यावरण, अपना परिवेश, इसके बचाने की जद्दोजहद है। इन अ सेंस नेचर के भीतर, प्रकृति के भीतर की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस विविधता को बचाने की, क्या कह सकते हैं आप, मुहिम, लड़ाई, संघर्ष, कोशिश, ये सारा चल रहा है। अगर बीकानेर में खेजड़ी के बहाने लोग अगर इकट्ठा आ रहे हैं खेजड़ी बचाने के लिए, तो खेजड़ी क्या है? एक पेड़ है ना। तो आप इन जनरल बोलते हो कि प्रकृति बचाने के लिए जंगल बचना चाहिए, जंगल बचना है तो पेड़ बचना चाहिए, हो गई बात। खेजड़ी सिंबल बन जाता है, क्योंकि वो कल्चरल परिवेश का भी हिस्सा है, सांस्कृतिक परिवेश का भी एक वो बड़ा हिस्सा है, वो पहचान का भी हिस्सा है, उन समूहों का वो हिस्सा बन जाता है, उन समूहों की वो पहचान भी बन जाता है। तो सिर्फ एक पेड़ नहीं कट रहा, पेड़ के साथ साथ उन समूहों की अपनी जो पहचान होती है, अस्तित्व होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो उसको बचाने की जद्दोजहद है। तो एडवांस तो सोलर पावर है भाई विकास के क्रम में, ये तो बैकवर्ड है फिर, है ना। और बैकवर्ड और एडवांस जिसको हम लोग मान्यता के रूप में मानते हैं, उस लॉजिक में देखा जाए तो जो एडवांस है उसकी तो जीत तय है, और आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये लॉजिकल हो गया फॉर्मल लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन गहरे संकट को अगर नज़र में लाए तो एडवांस तो ये चीज़ हो गई अभी जो बैकवर्ड दिख रही है, खेजड़ी वाली, क्योंकि अल्टीमेटली यही जिंदा रखने वाली है विकास के क्रम में, अगर विकास की बात हम लोग ठीक से समझते हैं तो, है ना। तो खेजड़ी की लड़ाई इस तरह से चलती है। तो इसलिए ये उदाहरण के रूप में रख रहा हूँ मैं। इसलिए कोई एक मुद्दे पर जहाँ जनता संघर्ष कर रही है किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ या
किसी नीति के खिलाफ, तो वो आइसोलेशन में नहीं है, वो इन सारे बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ चक्कर है, वो ग्लोबल जो भी सिनारियो है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो कृपया कहीं कभी भी किसी भी एक आंदोलन को आइसोलेशन में उसका विश्लेषण मत कीजिए, उसको परिभाषित करने के चक्कर में मत जाइए। वो होगा, उसकी अपनी एक पर्टिकुलरिटी है, क्योंकि बीकानेर में ही सोलर पैनल लग सकते हैं और वही खेजड़ी है तो वहीं पे कुछ होगा, ये ठीक है पर्टिकुलरिटी, लेकिन अल्टीमेटली वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट का हिस्से के रूप में उसको देखना चाहिए। तो आज की तारीख में आप दुनिया भर में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं वो इसी फ्रेम में, ठीक है। अब ये आपको टापू के रूप में नज़र आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पालघर ज़िले में पर्यावरण को लेकर बुलेट ट्रेन हो गया, वार्ड 1 पोर्ट हो गया, इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, या रत्नागिरी कोकण में रिफाइनरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, या गोवा में माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, या केरल में अभी सागरदारा गए तो उधर वो वायनाड में वो पूरा बायोडाइवर्सिटी बचाने के कोशिश में लगे हुए, है ना। ये टापू दिखते हैं सब जगह पे दुनिया भर में, और समाज का सोशल कॉन्शियसनेस इस व्यवस्था ने जो किया है वो कंज्यूमरिज्म वाला है, बाजारू वाला है। तो मुझे मेरी जो ज़िंदगी है, जीवन शैली है, उस जीवन शैली को बदलना नहीं है। जो भी इन्होंने परोस के मुझे कर दिया अभी, उस जीवन शैली में मैं जीऊँगा और पर्यावरण बचाने की कोशिश करूँगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन है अभी इस अंतर्विरोध में हमारी जो सामाजिक चेतना है, वो सामाजिक चेतना का एक पहलू मान रहा है कि ये जो विकास की अवधारणा है ये ज़्यादा चलेगी नहीं, ये खड्डे में लेके जा रही है, डुबा रही है, ख़त्म कर रही है, इसलिए इसको बदलना चाहिए, ये एक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इस सामाजिक चेतना में एक बात हमारी बैठी हुई है ठीक से, कि हमारा जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, समाज जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो सामाजिक जीवन इसी दायरे का है, और इस दायरे से हटकर हम सोच नहीं पा रहे अभी भी, क्योंकि दायरे के बाहर सोचने की जब भी कोशिश करते तो ये सब छोड़ छाड़ के पीछे जाने की बात होती है, जो पीछे जाने को हम में से कोई तैयार नहीं। मतलब फिर से बैलगाड़ी पे जाए क्या? नहीं, कैसे जाएंगे, आगे देखना पड़ेगा। तो ये जो आप उसको ड्युअलिटी बोलो, आप उसको अंतर्विरोध बोलो, उस अंतर्विरोध के जूझने का ये समय चल रहा है। तो ये पर्टिकुलरिटी इस दौर की ये है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए निरंतरता है, और निरंतरता के साथ ये पर्टिकुलरिटी है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। इसलिए आंदोलन करते समय जो चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली जो चीज़, उसके खिलाफ में वहाँ का समूह तुरंत खड़ा हो रहा है। आंदोलन करना बहुत ज़्यादा भी मुश्किल काम नहीं है, खड़ा हो जाता है और उसको आप आगे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विकल्प की दिशा में, वैकल्पिक दिशा जो होनी चाहिए सोच के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सोच के स्तर पर हम गिने चुने लोग बन जाते हैं जो विकल्प की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। दावा तो नहीं करते हमारे पास विकल्प है, लेकिन कोशिश तो हम लोग करते हैं। तो हमारे जैसे गिने चुने लोग हैं दुनिया भर में, ठीक है। और समाज की चेतना दूसरे स्तर पर है। अब ये जो गैप है, ये गैप भरने का जो काम है वो इस दौर में हमको करते रहना पड़ेगा। जो लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं वो इस गैप को भरने की बात है, कि आप एक अदानी को हरा दोगे या आप एक अंबानी को रोक दोगे, लेकिन फिनोमेना जो अंबानी नाम का है, अदानी नाम का जो फिनोमेना, उसका क्या करोगे? अल्टीमेटली वो जब तक नहीं बदलता तो ऐसा कोई दूसरा अंबानी, अदानी, अंबानी, बिरला वगैरह कोई ना कोई आते रहेगा और वो करते रहेगा। एक मोदी को बदल दोगे तो क्या होगा? दूसरे आते रहेंगे। आपको लगा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही गधा आदमी है जब इराक का उसने युद्ध किया था, जब उसको इंडिया का मालूम नहीं था तो हम मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस ट्रम्प को देखने के बाद लगता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहुत ही समझदार आदमी था। ये है ना, ये बातें आ गई ना, ऐसी आ रही है। तो ट्रम्प कहाँ खड़ा भाई? तो जब जो दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी के भीतर के प्रमुख के लेकर ये बात, ये परिस्थिति आ गई है, तो संकट कितना गहरा है ना। तो संकट के साथ साथ, वो गहरे संकट के साथ साथ हमारे जैसे लोगों के अवसर भी ज़्यादा बड़े हो गए। अब आपको यह कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं कि इस व्यवस्था से रास्ते नहीं निकलेंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग भी मान रहे हैं कि ये हो गया, मतलब वो समझदारी के स्तर पर बात आ गई कि इस व्यवस्था से काम नहीं बनने वाला, ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई, या इससे आगे होना नहीं। अगर ये टिकी रहेगी तो ये सब खत्म कर देगा। सवाल इसके आगे गया है और हम
भी उसके आगे चले जा चुके हैं। अब NHCPM की चूँकि ये हमारी एक्सटेंडेड मीटिंग है, कार्यकर्ता लोग हैं, हम ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करें ना। 15-20 साल पहले या 2000 कब ये लिखा गया, 6 में 4 में 2 में 2002 में जब ये डॉक्यूमेंट लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोग्राम को लेकर, उस समय जो सोच थी उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमको पर्यावरणीय संकट है ये समाज के भीतर कन्विंस करना है। ये तो जहन में था ना, वो बिटवीन द लाइन्स तो वही बार बार रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब 2002 के बाद अब 2026 तक आते आते हम ये देख रहे हैं कि इस बात को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, लोग कन्विंस है। पर्यावरणीय संकट है इस बात को लेकर लोग कन्विंस है। कोई भी कैपिटलिस्ट खेमे का कोई भी चिंतक वो भी नहीं कह रहा। भी ट्रम्प जैसा बेवकूफ़ वाला आदमी जब जब बोल देता तो उसको भी डांट पड़ रही है कि यार तू क्या बोल रहा है। या मोदी जब बोल देता है ना, हमारी सैनिक की ताकत खत्म हो गई, पर्यावरणीय संकट है नहीं, है ना, ये वाली जो बकवास जब कर लेते हैं तो उनके खेमे के लोग भी बोलते कि अरे इतना बकवास मत क्या करो, ऐसा नहीं है। तो वो भी मानता है कि पर्यावरणीय संकट है और उसकी चर्चा UN में जहाँ एक तरफ करते थे तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी करते हैं, जहाँ धंधा है। अब वो धंधे के हिसाब से ज़्यादा सोच रहे, वो अलग बात है कि क्लाइमेट क्राइसिस में भी हम लोग मुनाफा कहाँ से ले, उसकी भी अपनी एक क्लाइमेट वाली इंडस्ट्री कैसे खड़ी की जाए, वो प्लानिंग में वो चले जाते, वो ठीक है, लेकिन बात तो करना पड़ रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोग्राम में जो बात कही उसमें से पहली वाली बात अभी स्थापित है दुनिया में कि पर्यावरणीय संकट है। फिर दूसरी बात आती है, अगर इस संकट से निजात पाना है, मुक्ति पानी है, तो तरीका क्या होगा। ठीक है ना। अब तरीके को लेकर हम सारे लोग चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे, है ना। तो वहाँ पर फिर एक तरफ नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट, उसके साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो उस फ्रेम में चल रही है, और दूसरी तरफ हम हैं, इन सारी डेवलपमेंट को देखते हुए समझते हुए अल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच का संवाद आने वाले दौर में विश्व के स्तर पर बढ़ाना पड़ेगा। वो भी रहा है, लेकिन हमको कॉन्शियसली जानबूझकर उसको और अधिक तेज करना पड़ेगा, कि उसी से हमारा जो एक कलेक्टिव सोशल कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होगा। नहीं तो वैसे होता नहीं। अल्टीमेटली हम जब साथ में आते तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के हिस्से के रूप में आते हैं। मुझे किसी का चेहरा अच्छा लगा और किसी ने मुझे बुलाया इसलिए तो नहीं आते, अपन नहीं आते। या फिर डिसिप्लिन वर्कर है हम लोग, डिटर्मिनिस्टिक कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर है, तो साहब ने बोला, कॉमरेड ने बोला चलना है तो चलना ही है, वो वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वो रास्ते कब के छोड़ दिए, उसको नकार दिया। तो क्या है फिर वो जो हमको लाता है यहाँ पर, और यहाँ कर फिर हम एक दूसरे को गाली भी दे देंगे कि यार ये अल्टरनेटिव की बात नहीं हो रही ठीक से, क्योंकि वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको डेवलप करने की हमारी जो कोशिश है वो कोशिश हमको साथ में लेकर आती है, और फिर हम लोग वहाँ संवाद कर रहे हैं। तो इस संवाद के दौर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दो काम हो गए, एक जहाँ टापू के रूप में दिखने वाली लड़ाइयाँ है उन लड़ाइयों को मजबूत करो, जहाँ लड़ाइयाँ खड़ी हो सकती वहाँ लड़ाइयाँ और तेज़ करो, खड़ी करो, तेज़ करो। ठीक है, उसकी मर्यादाएं बहुत हो सकती है। मतलब इथेनॉल प्लांट अगर तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी, खत्म हो गया, लड़ाई भी खत्म होगी, ठीक है, वो मर्यादा उसकी। लेकिन उस बहाने से ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी भी जा सकती है, ये बात स्थापित हो जाती है ना, ज़रूरी है। सोलर प्लांट आधा नहीं जाएगा, जाने दो, रहेगा रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, लड़ाइयाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर विकल्प की बात आती है। विकल्प की हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या ज़रूरी है समाज के लिए और क्या नहीं है। जब हम लोग वाडवन पोर्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वाडवन पोर्ट के बहाने से हमारी बात सामने आ रही है ना कि इस तरह के बंदरगाह की ज़रूरत है क्या। यहाँ पे ये हमारे यहाँ ये चर्चा नहीं हो रही है कि इस बंदरगाह को यहाँ क्यों ला रहे हो, इस पोर्ट को वाडवन में क्यों ला रहे हो, दूसरी जगह क्यों नहीं लेके जा रहे हो, ये वाली चर्चा नहीं हो रही है। सवाल यहाँ पूछा जा रहा है इसकी ज़रूरत है क्या, एट व्हाट कॉस्ट। क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करोगे, मछुआरे को ख़त्म कर दोगे, जंगल को, पेड़ को, पहाड़ को ख़त्म कर दोगे और समंदर में आप मिट्टी डाल के ज़मीन बना के इतना बड़ा बंदरगाह बनाओगे। इतनी बड़ी कीमत है कि ये बनाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है तो मत बनाओ।
हम नहीं बनने देंगे। इस स्तर पर आ गया डिस्कोर्स। तो हमारे आंदोलन भी शिफ्ट हो चुके हैं। कल तक न्यायपूर्ण मांग रखने वाले आंदोलन में हिस्सेदारी की बात होती थी, अब हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हम लोग। रिएक्शन में हम लोग रिजेक्शन की बात करते थे, वो रिजेक्शन का दौर भी गया। अब हम लोग सवाल करें कि इसकी ज़रूरत अगर नहीं है समाज के लिए तो फिर दूसरी बात करो। अब दूसरी बात करने का समय नज़दीक आ रहा है। तो उस लिहाज से NSCPM में नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव जो है, दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण समाज के भीतर ले जाने का समय अभी ज़्यादा असरदार हो चुका है। मतलब उस अभी का समय में वो ज़्यादा असरदार तरीके से रखा जा सकता है। तो जहाँ हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसको मजबूत करो, जहाँ अंतर्विरोध बढ़ सकते हैं पर्यावरण के संदर्भ में, वहाँ पर लड़ाइयाँ खड़ी कर सकते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ खड़ी करो। और इन सारी लड़ाइयों का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ संपर्क ठीक से बनाओ। ये एक पक्ष हो गया। और दूसरा पक्ष जो शुरू में कहा था कि दुनिया भर में ये जो विमर्श चल रहा है, उस विमर्श के हम सब हिस्सा बने और उस विमर्श को हम सारे लोग चलाएं। लेट अस डिबेट, है ना। तो वो डिबेट अगर हम लोग चलाते हैं, संवाद अगर हम लोग करते हैं, तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में विकल्प पर्यायी रूप में आ जाएगा। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कैपिटल का क्रिटिक किया, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के संदर्भ में, तो एक अल्टरनेटिव के रूप में सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म का विकल्प आया और उसने क्रांतिवंती की, रशिया में की, चीन में की, जो भी हुआ, है ना। अब उसकी क्या मर्यादा थी नहीं थी वो नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूँ। वो उस दौर की बात थी। अब इस दौर में पर्यावरणीय संकट है जहाँ अस्तित्व का सवाल है, और मनुष्य का नहीं, सारे सजीव सृष्टि का। तो केमिकली पृथ्वी तो रहेगी, जहाँ रहेगी वहाँ रहेगी, गैस फॉर्म में रहेंगी, सॉलिड फॉर्म में रहेगी, जो भी रहेगा, है ना। और रहेगी कि नहीं रहेगी वो देखने के लिए हम अगर नहीं है तो हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हमारा अस्तित्व अभी संकट है सारे सजीव सृष्टि का, और अस्तित्व अगर संकट में है तो फिर इस विमर्श को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये दूसरी बात है, ठीक है। अब ये करते समय भाषा की मर्यादा है, क्योंकि भाषा हमारी पुरानी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो पुरानी शब्दों को इस्तेमाल करके बात कर रहा हूँ। कई बार उसमें मार्क्सिस्ट जार्गन आ जाता है। जब आप एक चेतन नाम का शब्द इस्तेमाल कर देते हो तो हम में से कई लोगों के ऐसे कान एकदम ये हो जाते हैं, अरे चेतना, फिर ये अहम ब्रह्मास्मि पे लेके जा रहे हैं क्या वेदों पे, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वही वो आ जाता है माइथोलॉजी पे, है ना, स्पेकुलेशन पे लेके जाता है फिलोसॉफिकली, है ना। तो उसमें तो नहीं जाना है। तो यांत्रिक भौतिकवाद के पे तरफ भी नहीं जाना और उस तरह के अध्यात्म की तरफ भी नहीं जाना, लेकिन बदले हुए संदर्भ को, उसका जो डायनामिज्म है, उस डायनामिज्म को पकड़ना है। तो डायनामिज्म को पकड़ेंगे तभी इसके विकल्प के रूप में हम लोग जा सकते हैं और विकल्प को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो रिफ्लेक्शन कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम में दिखता है। आग्रह छोड़ दीजिए कि उसमें और स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए चीज़ें। हम लोग जो एक झापड़ लगा के चलते हैं ना कि नहीं इसमें ये लिखा है तो इस तरह से चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो फिर वो आउटडेटेड है, ऐसा नहीं है। वो वक्त वक्त की बात है। तो अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट होते रहता है, वर्जन्स आते रहते हैं, है ना। तो अगला वर्जन इस दौर का अभी ये है, इसको मानकर आगे बढ़ते। और जाते जाते आखिरी बात ये है कि हम लोग की जो बातें चल रही है, तो 2 तारीख से आप बीकानेर में बैठ रहे हैं खिचड़ी को लेकर, तो उस आंदोलन में महाराष्ट्र के लोग कैसे आएंगे, जुड़े, वो हम कोशिश करेंगे। आप उस तरफ आएंगे इसकी कोशिश करें। ये एक दूसरे के साथ का जो संवाद और आना जाना है वो कई सारी चीज़ों को हमको सिखा देगा। क्योंकि मैंने कहा ना, आइसोलेशन में नहीं चीज़ें चलती। वो पर्टिकुलैरिटी जो है वो उस समय का सत्य होता है और यूनिवर्सल होता है, और उतना ही पकड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि मेरा ही आंदोलन ग्रेट है, बाकी कुछ चल ही नहीं रहा दुनिया में। ऐसा नहीं है, वो रिलेटेड है। तो ये इंटरैक्शन हम लोग अभी आने वाले दिनों में बढ़ाएं। इतना कहकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सबको जोहार, जिंदाबाद। अब इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए